हाय। हम यहाँ पॉलिटी कर रहे हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, वनडे हो या फिर यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो, पॉलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में फिक्स होती है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे। यूपीएससी और पीसीएस में 14 to 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है। और वनडे एग्जाम में रहते हैं 8 to 10 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पॉलिटी से। ठीक है। तो हम यहाँ लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। इस चैप्टर में है ना आपको एक्ट्स मिलेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उन एक्ट्स के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एक बैकग्राउंड सा बन जाएगा। ठीक है। उसके लिए हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कि यूरोपियंस का एडवेंट कैसे हुआ इंडिया में। देखो, सबसे पहले है ना इंडिया में पोर्टुगीज आए थे। सबसे पहले आए पोर्टुगीज, वास्को ड गामा, है ना। वास्को ड गामा 19 1498 में वास्को ड गामा आया था। 1498 में फर्स्ट नंबर पे। ये क्रोनोलॉजी भी कई बार आ जाती है कि पहले यूरोपियंस कौन थे आने वाले, उसके बाद कौन से और उसके बाद कौन से। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आए, उसके बाद सेकंड नंबर पे डच आते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे डच, थर्ड पे आते हैं ब्रिटिश, फिर फोर्थ पे आते हैं डैनिश, और फिफ्थ पे आते हैं फ्रेंच। ठीक है। फ्रेंच लास्ट तक रुकते हैं इंडिया में। सबसे लास्ट में फ्रेंच जाते हैं पुडुचेरी, है ना। पुडुचेरी में लास्ट तक फ्रेंच रुकते हैं। कौन आया, ये क्रोनोलॉजी कैसे याद रखनी है। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, सेकंड नंबर पे डच, ठीक है, थर्ड पे ब्रिटिश और डैनिश, फिर फ्रेंच। अभी देखो, ब्रिटिश बीच में आए थे, उससे पहले दो आ चुके थे। एक तो पोर्टुगीज आ चुके थे और एक, ठीक है, डच। और ब्रिटिशर्स के बाद भी दो आए थे, डैनिश और फ्रेंच। ठीक है। अब याद रहेगा, सबसे पहले पोर्टुगीज, वास्को ड गामा सबसे पहले आया था 1498 में। ठीक है। ये क्रोनोलॉजी कई बार आ जाती है। अब देखो, आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स जब आने स्टार्ट हुए ना, इसने पोर्टुगीज को भी और डच को भी सबको भगाना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ तो मैं ही करूंगा ट्रेड और मेरी ही मोनोपोली रहेगी। ठीक है। तो इसने पोर्टुगीज को भी भगा दिया और डच को भी भगा दिया। डच में तो 1759 में बैटल ऑफ चिंसुरा हुआ था। बैटल ऑफ चिंसुरा। ठीक है। फिर 1820 तक, ये 1820 तक तो ये पूरा चले गए इंडिया से डच। ठीक है। और पोर्टुगीज को भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स ने भेज दिया। ठीक है। और फ्रेंच के साथ तो हम पढ़ते ही हैं, 7 days ऑफ वॉर, वॉन्डिवोश का बैटल हम पढ़ते हैं। फ्रेंच के साथ तो बहुत सारे बैटल हम हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेड एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में इन सबको वापस भेज दिया। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स का कैसे कैसे आते हैं इसमें, देखो। ब्रिटिश इंडिया में आते हैं सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। ठीक है। जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में एक तो आता है 1708 में, एक 1608 में और एक 1615 में। ठीक है। जहांगीर के कोर्ट में 1608 में आते हैं विलियम हॉकिंस। ये आते हैं, भाई हमें ट्रेड करने का राइट दे दो, हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो इसे कुछ दीवानी राइट्स मिलते भी हैं विलियम हॉकिंस को 1608 में। ठीक है। 1615 में आता है थॉमस रॉय। ठीक है। देखो, 1608 में विलियम हॉकिंस, 1615 में थॉमस रॉय। और ये याद रखना है कि दोनों ही जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। वन लाइन क्वेश्चन है ना, जहांगीर के कोर्ट में दोनों ही। अच्छा, ये देखो कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में फॉर्म हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को तो भेजा था ट्रेड करने के लिए, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बाय क्वीन एलिजाबेथ, बाय क्वीन। ठीक है। इससे पहले तो ये जो आए थे, इसके बाद ब्रिटिशर्स का एडवेंट देखना है कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है। क्वीन एलिजाबेथ फॉर्म करती है कि जाओ भाई ईस्ट में जाओ और ट्रेड करो अपना। ठीक है। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस आते हैं।
दीवानी राइट्स लेने के लिए 1615 में थॉमस रॉय आते हैं, दोनों जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। ठीक है, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये अपना इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613 इन सूरत। ठीक है, ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री 1613 में सूरत में एस्टेब्लिश की गई थी। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ईस्टर्न इंडिया में जाना स्टार्ट कर दिया, हुगली में, और साउथ में भी मछलीपट्टनम में जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्टार्ट हुई। ठीक है, एस्टेब्लिश हुई। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की सूरत में 1613 में। ठीक है, अब इसके बाद देखो फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गई, तो इसका जो है आहिस्ता आहिस्ता इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने ट्रेड मोनोपोली ले ली इंडिया पे। ट्रेड मोनोपोली, यही जो है, यही कंपनी सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी, इंडिया से बहुत सारी चीजें लेती थी और यूरोप में जाके उसको बहुत ज्यादा दुगने तिगने, जितना भी गुने 60 गुना दामों तक ये है यूरोप में बेचती थी। तो ब्रिटिशर्स को लगा भाई कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो इसको उन्होंने समझा कि अब तो इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, इसकी मोनोपोली बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। तो इसको रेगुलेट करने के लिए वो ब्रिटिशर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम रूल्स लेके आएंगे इसको रेगुलेट करने के लिए। यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि ये रूल्स लेके आएंगे और वो रूल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वे जो ये रूल्स लेके आ रहे हैं इसको भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। देखो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत फेमस, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उससे पहले के जो रूल्स हैं 1773 से लेके 1858 तक, उनको हम बोलेंगे कंपनी रूल। कंपनी रूल क्यों बोल रहे हैं कि इस टाइम कंपनी ही इंडिया में थी और यही एडमिनिस्टर का काम कर रही थी, एडमिनिस्टर करने का, और यही कॉमर्शियल बॉडी की तरह काम कर रही थी। ठीक है, फिर रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसके बाद रूल जो है किसके पास चला गया, क्राउन के पास। जो ब्रिटिश मतलब जो लंदन में, यूके में जो गवर्नमेंट बैठी थी उसके पास चला गया था। तो इसके बाद आने वाले जो एक्ट्स हैं उनको क्राउन रूल बोलते हैं। ये कब से कब तक है, ये है 1858 से लेकर 1947 तक, है ना। 1773 में आने स्टार्ट हुए, बैटल हुआ था 1857 से, तो 1850 तक 8 के जो एक्ट है उनको कंपनी रूल बोला गया। 1858 से लेकर इंडिपेंडेंस 1947 तक के जो रूल थे उनको क्राउन रूल बोला गया, है ना। हो गया, एक बार देख लो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पहले हम थोड़ा सा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे पोर्टुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, डैनिश, फ्रेंच। ठीक है, और ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1600 में, 1600 में। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने फॉर्म करी थी टू डू ट्रेड विद ईस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, फिर 1608 में विलियम हॉकिंस आते हैं, 1615 में थॉमस रॉय आते हैं, दोनों जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की सूरत में 1613 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली चल पड़ी थी इंडिया में, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट्स लाई थी। ठीक है, इसको दो तरह से हम पढ़ते हैं, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। रिवोल्ट से पहले के कंपनी रूल है, रिवोल्ट से बाद के क्राउन रूल है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्ट्स और फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, एक ये और क्रोनोलॉजी याद रख लो, ये भी आ जाता है कई बार कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, फिर ठीक है चार्टर एक्ट आते हैं, फिर काउंसिल्स एक्ट आते हैं, है ना। पहले शुरू के जो ईयर्स में आएंगे उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आएंगे, बीच में जो आएंगे वो चार्टर एक्ट, और बाद में काउंसिल एक्ट। ठीक है, ये भी कई बार तो नहीं पर एक दो बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये फर्स्ट एक्ट है हमारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसके कुछ 4 से 5 प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखने हैं, और बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है? यूपीएससी में भी और बाकी एग्जाम्स में भी इस एक्ट से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें पहला आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले तो यही है, पहले गवर्नर था जनरल, गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल जी से जी बना दिया, ठीक है? और इसमें प्लस 4 एग्जीक्यूटिव ऐड कर दिए, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म कर दी, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो, फर्स्ट पॉइंट 1773 में क्या याद रखना है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म कर दी जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? फर्स्ट था यही। और इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड वॉरेन, वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है? जब ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना, एक्ट्स पढ़ते हैं, इसमें 3-4 लॉर्ड के नाम याद रखने हैं, मतलब जो रूल कर रहे थे ना गवर्नर, ठीक है? तो सबसे पहले हम कौन सा नाम पढ़ते हैं? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे 1773 के एक्ट के अंदर, ठीक है? फर्स्ट प्रोविजन ये था। सेकंड प्रोविजन क्या है इसका कि देखो, 3 प्रेसिडेंसी थी ना, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, है ना? 3 प्रेसिडेंसीज थी। सेकंड प्रोविजन 1773 के एक्ट का क्या आया कि बंगाल का जो गवर्नर है ना, वो यहाँ पे ऊपर बैठेगा, उसके नीचे सबऑर्डिनेट में रहेंगे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर, ठीक है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे ऊपर रहेगा और बॉम्बे और मद्रास इसके सबऑर्डिनेट में रहेगा, ठीक है? इसको ज्यादा पावर दे देगी। सेकंड प्रोविजन ये था 1773 के एक्ट का। अच्छा, इसका जो है थर्ड पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। देखो, एक्ट आया था ये 1773 में, एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। कोई भी प्रोविजन आता है उसको एस्टेब्लिश होने में 1 साल तो वो ले लेता है ना, तो ऐसे याद रखना कि 1773 में एक्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1774 में, ठीक है? इसमें अभी आज के टाइम पे जैसे चीफ जस्टिस है ना, चीफ सीजेआई, ठीक है? तो उस टाइम पे एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, ये सुप्रीम कोर्ट में 3 अदर जजेस हैं और जो ये काउंसिल है ये गवर्नर के सबऑर्डिनेट में उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए बनाई है। ये 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है? और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक चीफ जस्टिस है और 3 अदर जजेस हैं। अच्छा, एक एक वन डे एग्जाम में कई बार आ जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ब्रिटिशर्स के अंदर, ठीक है? वो इंडिया के बाद जो पढ़ते हैं वो अलग है। ब्रिटिश का रूल चल रहा था जब, कौन से थे ये? थे एम्फे, ठीक है? ये एक बार सर्च कर लेना कि कौन थे, ठीक है? इसका फोर्थ प्रोविजन है हमारा, जो सर्वेंट्स थे ना कंपनी के, वो जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे ना उनको रोक दिया, भाई जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के वो अब प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, कि अब आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है प्राइवेट ट्रेड, ठीक है? सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को कहा गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे और जो ब्राइब ले रहे हो ना, लोकल रूलर्स थे, ब्राइब ले रहे हो ये भी नहीं लेनी है। सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को कहा गया कि जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो वो नहीं करना और ब्राइब्स ले रहे हो वो नहीं करनी। और इसका फिफ्थ प्रोविजन था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे? कंपनी के हेड, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसके हेड, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम दिया गया था उनको, ठीक है? उनको कहा गया कि जो कंपनी के सिविल, रिवेन्यू, ठीक है, और मिलिट्री, ये 3 इंपॉर्टेंट, सिविल, रिवेन्यू, मिलिट्री, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करवानी है, ठीक है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इन्होंने कहा कि आपको सिविल, रिवेन्यू और मिलिट्री रिलेटेड रिपोर्ट आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करवानी है। रेगुलेटिंग एक्ट
73, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें 5 प्रोविज़न, सिर्फ गिन के 5 प्रोविज़न आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है? और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है? सेकंड है जो बॉम्बे और बंगाल और मद्रासी 3 प्रेसिडेंसी थी, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको ऊपर रखा गया, उसको ज़्यादा पावर दी गई और बॉम्बे और मद्रास को उसके सबऑर्डिनेट बनाया गया। और थर्ड है सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिश हुई, उसमें एक चीफ जस्टिस और प्लस 3 अदर जजेस अपॉइंट किए गए, ठीक है? और फिफ्थ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आपको सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री, ये इन सब से रिलेटेड आपको रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करवानी है। और जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनियों को कहा गया कि आपको ना तो प्राइवेट ट्रेड करना है और जो आप ब्राइब ले रहे हो नेटिव से वो भी नहीं लेनी है, ठीक है? ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अच्छा, अब 1773 के कुछ जो है ड्रॉबैक्स हैं कि उन, ठीक है, उस ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए नेक्स्ट आता है हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फर्स्ट आया था 1773 में, सेकंड आता है 1781 में, ठीक है? 1781 जब याद रखते हो तो 2-3 पॉइंट तो इसी से याद रखने हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट आया था ना 1774 में, ठीक है? उसकी जुरिडिक्शन से किस-किस को बाहर रखा गया, यही 2-3 प्रोविजंस है इस एक्ट के, ठीक है? देखो, इस एक्ट में कहा गया 1781 के में कि जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, प्लस जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी एंड रिवेन्यू मैटर्स, प्लस रिवेन्यू मैटर्स, ठीक है, इन सबको आप सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रखोगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में ये सब नहीं आते, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट है और आप इसके मैटर को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। कौन-कौन? गवर्नर ऑफ बंगाल, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी एंड रिवेन्यू मैटर्स ऑफ द कंपनी। ये आपको लक्ष्मीकांत में 3 पॉइंट्स अलग-अलग करके दिए हुए हैं, आप एक ही बना सकते हो इसका। सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से इन तीनों को बाहर रखा गया, ठीक है? और सेकंड प्रोविजन 1781 का क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जो है उसकी जो जुडिक्शन है ना, हिंदूज पे, मुस्लिम्स पे, वो उनके रिस्पेक्टिव लॉज के अकॉर्डिंग ही वो रूल करेंगे, ठीक है? हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, और मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग, मोहम्मदन, ठीक है, मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है? हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये हो गए 2 प्रोविजन। 1781 का थर्ड प्रोविजन क्या है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है ना, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, उनसे जो अपील है, अपील, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी? वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है? जैसे आज के टाइम में हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील जाती है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है? यहाँ पे कहा गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, वहाँ से अपील सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाकर कहाँ पे जाएगी? गवर्नर जनरल काउंसिल के पास, ठीक है? एक प्रोविजन ये था। तो मतलब ध्यान रखना कि 3-4 प्रोविजन तो सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है? फोर्थ इसका जो प्रोविजन है 1781 का, इसमें क्या है? जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, उसको और ज्यादा पावर दी गई, उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट एंड जो काउंसिल्स हैं, ठीक है, वो उनको रेगुलेट कर सकती है। गवर्नर जनरल काउंसिल की पावर को बढ़ा दिया गया ओवर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड द काउंसिल्स, ठीक है? हाँ, यही प्रोविजन है इसके, 4 प्रोविजन याद रख लो। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इससे क्वेश्चंस नहीं आया है पर आपको पढ़ना है, एक आधी बार आया है, ठीक है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पर जरूरी है। गवर्नर ऑफ बंगाल, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, रिवेन्यू मैटर्स, इन सबको सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रखेंगे, ठीक है? ये जुडिक्शन में नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट की। एंड हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। एंड जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं
वो वहाँ से अपील सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाकर गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है? एंड जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसकी पावर को बढ़ा दिया ओवर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, ठीक है? हाँ, इसमें एक और है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन है ना वो सिर्फ कलकत्ता पे रहेगी। आज के टाइम पे हम जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखते हैं कि ऑल ओवर द इंडिया एक ही है, एपेक्स कोर्ट है, ठीक है? और जो इंडिया पूरे इंडिया पे इसकी जुडिक्शन रहती है। लेकिन उस टाइम क्या था, हम पढ़ते तो हैं कि सुप्रीम कोर्ट, पर उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शंस थी ना, जुडिक्शन वो सिर्फ कलकत्ता पे थी, कलकत्ता पे रहेगी, ठीक है? ये 1781 के प्रोविजंस हो गया। पहले आया था 1773, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट थे। बंगाल को ज्यादा पावर दी गई। बॉम्बे और मद्रास के कंपैरिजन में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ 1774 में, चीफ जस्टिस से प्लस अदर 3 जजेस थे। एंड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को मना किया, भाई आपको प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, ब्राइब्स नहीं लेनी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि आपको सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको हमें सबमिट करवानी है। फिर अमेंडिंग एक्ट आया 1781। इसमें कुछ प्रोविजंस, 3-4 प्रोविजन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। इस सबको सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रखा जाएगा। हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। एंड जो प्रोविंशियल कोर्ट से अपील जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास न जाकर गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी। एंड गवर्नर जनरल काउंसिल की जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन सिर्फ कलकत्ता पे रहेगी। ये था, ठीक है, 1780। अब नेक्स्ट आता है हमारा 1784, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये इम्पोर्टेंट एक्ट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं कई बार, ठीक है। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था, कब आया था, 1784 में। 1784 में कौन सा एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इस 4 का पी बना लो, ठीक है, और 1 से आप पी बना सकते हो, मतलब आपको लर्न करना है, कैसे भी करो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक्स तो लगती हैं क्योंकि इतना याद नहीं रहता एग्जाम के टाइम, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें आपका है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी एस्टेब्लिश हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, न्यू बॉडी एस्टेब्लिश। इसलिए तो इम्पोर्टेंट है कि इसमें न्यू बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। सेकंड, ये बॉडी एस्टेब्लिश क्यों हुई, क्योंकि इस एक्ट ने जो है कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो फंक्शंस है ना, इनको अलग अलग कर दिए। कॉमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए। कॉमर्शियल फंक्शंस, ठीक है, ये इसको करेंगे जो वो थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये मैनेज करेंगे। देखो सी याद रखना ना, कॉमर्शियल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये मैनेज करेंगे। और पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये और ध्यान रखना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये ऊपर रहेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नीचे रहेगी, ठीक है। इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर कम है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक न्यू बॉडी एस्टेब्लिश हुई। और क्यों एस्टेब्लिश हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है डिस्टिंग्विशमेंट हुई थी बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस। कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में तो आपको सिर्फ यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सेपरेशन हुआ फंक्शंस का और उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यू बॉडी एस्टेब्लिश हुई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 1786 का एक्ट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, बस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो, पर 2 पॉइंट्स इसमें जान लो। ये क्यों आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, पता है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो पुलिस आई, आर्मी फॉर्म हुई, सब में इसका हाथ था, ठीक है। कुछ अच्छा भी किया पर ब्रिटिशर्स थे ये तो, जो भी था।
जाना ही था, है ना? 1786 एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके कुछ डिमांड थी कि मैं इंडिया में तभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आऊँगा जब मेरी ये 2 डिमांड आप लोग मान लोगे, ठीक है? और इसकी 2 डिमांड क्या थी? डिमांड उसी को इन्होंने 1786 का एक्ट का नाम दे दिया। इसकी डिमांड थी, फर्स्ट डिमांड, ठीक है? सेकंड डिमांड। फर्स्ट डिमांड थी कि जो काउंसिल फॉर्म हुई थी ना 1773 के एक्ट में, एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हुई थी। इसने कहा कि ये काउंसिल जो डिसीजन लेगी वो मुझे नहीं मतलब अगर मुझे नहीं मानने होंगे ना, तो मैं नहीं मानूँगा, मुझे वीटो पावर दो, है ना? कि मेरा डिसीजन फाइनल होगा, मेरा डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है? मतलब मेरा कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका डिसीजन जो है और जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसके अबव रहेगा, ठीक है? मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे नहीं मानना होगा, मेरे पास वीटो पावर रहेगी, मैं मना भी कर सकता हूँ, चाहे वो 3 मेंबर हाँ बोल ले या 4 मेंबर हाँ बोले, ठीक है? मैं ना बोल सकता हूँ, मुझे ये वीटो पावर चाहिए। फर्स्ट यही था, ठीक है? 1786। सेकंड कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ, कमांडर इन चीफ बनाओ। कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का हेड, तो ठीक है, आर्मी का हेड बनाओ, जो गवर्नर जनरल बनेगा उसको आर्मी का हेड बनाओ। 1786 में यही लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 डिमांड थी, ठीक है? वीटो पावर, मतलब ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ, जैसे वीटो पावर होती है ना कि उसी के पास ओवरऑल पावर होती है, अगर कोई वोट देता है, 4 में से 3 हाँ के वोट आ रहे हैं, तो जिसके पास वोट वीटो पावर है, वो ना भी बोल सकता है, चाहे बेशक मेजॉरिटी हाँ की हो, ठीक है? तो 1773 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई थी उसके वीटो पावर ली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और कमांडर इन चीफ बनाने को कहा, ठीक है? यही थे 2 1786 में। अब आता है चार्टर एक्ट, देखो पहले रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे ना, अभी आ रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके कुछ प्रोविजंस हैं वो ध्यान रख लो, ठीक है? इसका फर्स्ट प्रोविजन तो यही था, जो इसको वीटो पावर मिली है ना, ठीक है? इस एक्ट में तो कहा गया कि आने वाले जो फर्दर गवर्नर जनरल होंगे ना, गवर्नर जनरल, उनको भी सेम यही पावर दी जाएगी वीटो की, ठीक है? ये था 1793 के में, फर्दर गवर्नर जनरल को भी सेम पावर, ठीक है? वीटो पावर मिलेगी, ठीक है? और इसने जो कंपनी की मोनोपोली है, कंपनी की मोनोपोली, मोनोपोली ना सिर्फ यही कंपनी ट्रेड कर रही थी, ठीक है? कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया फॉर 20 इयर्स, फॉर 20 इयर्स इसने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? और थर्ड इसका क्या है कि जो कमांडर इन चीफ है ना, कमांडर इन चीफ, ठीक है? वो गवर्नर जनरल जो काउंसिल है उसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है? ये अलग है, वो अलग है। अगर गवर्नर जनरल काउंसिल में अपॉइंट ना किया जाए तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। और एक और इम्पोर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर एंड अदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टाफ था, ठीक है? उनको जो सैलरी दी जाएगी, जो सैलरी दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगी। आप देख लो, ट्रेड भी लेके भी जा रहे हैं ये, है ना? ट्रेड करके लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत गुना प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और इंडिया से जो रेवेन्यू हो रही है अपने स्टाफ को सैलरी भी वहीं से दे रहे हैं, ठीक है? 1793 में इतना ज़रूरी नहीं है, कंपनी की मोनोपोली को 20 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? जो ये पावर यहाँ पे मिली थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में, उसी को इसमें फर्दर गवर्नर जनरल को सेम पावर मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1830, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट, ठीक है? इस स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाता है, मैं तो कहूँगी वन डे एग्जाम में भी स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है इससे, ठीक है? चार्टर एक्ट ऑफ 1830, इसमें 4 चीजें याद रखनी है आपको, 4 प्रोविजंस, ठीक है? 4 प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फर्स्ट था अबोलिश्ड
अबोलिश मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस चीज के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल बनी हुई थी कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ही ट्रेड कर रही हूँ और मैं ही लेके जा रही हूँ, मैं ही इतना प्रॉफिट कमा रही हूँ, मैं ही ब्रिटिशर्स को इतना सब कुछ दे रही हूँ, ठीक है, उसकी जो मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इतना प्रॉफिट कमाया इसने, थोड़ा सा तो इसका रख लेते हैं ना, तो इसने एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना प्लस ट्रेड इन टी। इन दो में मोनोपोली अभी भी इसकी है, अभी भी मोनोपोली है, ठीक है। लेकिन बाकी सब चीजों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कब फॉर्म हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 में, है ना। 1600 में फॉर्म हुई हुई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को अबोलिश कर दिया 1813 के एक्ट में। लेकिन दो चीजों में इसकी मोनोपोली रखी गई, ट्रेड विद चाइना प्लस ट्रेड इन टी, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन मोस्ट इंपोर्टेंट, यही क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है वो एस्टेब्लिश अबोलिश कब हुई थी, कौन से एक्ट के अंदर? 1813, 1813 के एक्ट के अंदर, ठीक है। सेकंड प्रोविजन इसका क्या है कि इसका सेकंड प्रोविजन है जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज उसको अलाउ कर दिया, ठीक है, अलाउ टू कम, आओ और क्रिश्चियनिटी बढ़ाओ इंडिया में। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया टू कम इन इंडिया एंड क्रिश्चियनिटी बढ़ाओ, ठीक है। सेकंड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन है वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन लेके आओ भाई इंडिया में, इन इंडिया। देखो दो चीजें, तो क्रिश्चियन मिशनरीज आए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी बढ़ाएंगे वो इंडिया में, वेस्टर्न एजुकेशन लेके आओ इंडिया में। हाँ, इसके लिए 1 लाख का, 1 लाख रुपीज का प्रोविजन भी था, लेकिन सिर्फ प्रोविजन हुआ था, आगे कुछ हुआ नहीं है, ये कभी भी स्पेंड नहीं हुए, ठीक है। लेकिन 1 लाख एजुकेशन पे, हाँ, कौन से चार्टर एक्ट के अंदर आया था? 1813 के एक्ट के अंदर। ये सिर्फ प्रोविजन आया था, कभी स्पेंड नहीं हुए इस एक्ट के अंदर, ठीक है। ये था थर्ड प्रोविजन। फोर्थ था, देखो जो लोकल अथॉरिटीज है ना, लोकल अथॉरिटीज इंडिया में, उनको अलाउ कर दिया कि आप टैक्स लो इंडियन से और हमें दे दो, ठीक है। मतलब एक तरह से लॉयल्टी बढ़ा रहे थे ब्रिटिशर्स की, जो टैक्स लेने वाले हैं ना वो हमारे लिए लॉयल होंगे, उन्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा और वो फिर टैक्स लेके हमें देंगे, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटीज को अलाउ कर दिया टैक्स लेने के लिए, और ये भी बोल दिया कि जो टैक्स नहीं देगा, ठीक है, कि जो टैक्स नहीं देगा उसको पनिश भी आप कर सकते हो, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मोनोपोली अबॉलिश कर दी, लेकिन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टेक की मोनोपोली अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ठीक है। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ कर दिया उनको आने के लिए, आओ और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दो इंडिया में, ठीक है। थर्ड है वेस्टर्न एजुकेशन, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दो, इसके लिए 1 लाख रुपीज का प्रोविजन भी हुआ 1813 के एक्ट के अंदर, ठीक है। फोर्थ है लोकल अथॉरिटीज को अलाउ कर दिया कि आप टैक्स लो और अगर कोई टैक्स ना दे तो आप उसको पनिश भी कर सकते हो। 1813 इंपोर्टेंट एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट। देखो अभी चार्टर एक्ट चल रहे हैं, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आए थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये कौन से हैं वैसे? मतलब जब हम पढ़ते हैं ना, कंपनी रूल है या क्राउन रूल है? को 1857 से पहले आता है ना 1833, तो ये कंपनी रूल है, ठीक है। अभी तक कंपनी रूल ही चल रहे हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसका जो फर्स्ट प्रोविजन है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन डे एग्जाम एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी, ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, कब बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ये पोजीशन? 1773 के एक्ट में। उससे पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था। 1773 के एक्ट में उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, ठीक है। अब थोड़े से और एडवांसमेंट कर दी, नाम ही बदलते जा रहे हैं, ठीक है। 1833 में इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखो बंगाल से इंडिया, है ना, बढ़ा रहे हैं ना पावर अपनी, बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड
और लगाना लगाओ, ठीक है, नहीं लगाना नहीं लगाओ। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, विलियम बेंटिक। ये वन लाइनर क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, ठीक है, 1833 के एक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको सारी सिविल, मिलिट्री, ठीक है, और रेवेन्यू सारी पावर दे दी। सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। सेकंड प्रोविजन है कि देखो, इस एक्ट से पहले जो भी एक्ट्स आए हैं उनको रेगुलेशंस बोला जा रहा था, इसके बाद जो आएंगे उनको एक्ट्स बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रोविजन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले जो एक्ट्स आए उनको रेगुलेशंस, और इसके बाद जो आए हैं उनको एक्ट्स, ठीक है। और हाँ, इसके जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना, उसकी पावर थोड़ी और बढ़ा दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर थोड़ी और बढ़ा दी ओवर द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। जो 1773 के एक्ट में इसको सबोर्डिनेट कर दिया था ना दोनों के, तो 1833 में इसकी पावर थोड़ी और बढ़ा दी, ठीक है। थर्ड प्रोविजन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ठीक है, इसके जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे, एज अ कॉमर्शियल बॉडी इसको कट कर दिया भाई, बस अब कॉमर्शियल बॉडी की तरह काम नहीं करेगी, ठीक है, ये काम करेगी अब एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की तरह, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब कॉमर्शियल बॉडी की तरह नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की तरह काम करेगी, ठीक है। और हाँ, देखो, फोर्थ इसका इम्पोर्टेंट है, देखो जो सिविल सर्विस है ना आज के टाइम पे यूपीएससी, ठीक है, पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू शुरू में थे जब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जो हैं ये इस सर्विस में आ सकते थे शुरू शुरू में, ठीक है। फिर इन्हें 1833 के एक्ट में लगा कि इंडियंस की एंट्री भी कर लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं चल रहा है, हम इंडियंस की एंट्री भी करेंगे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में थोड़ा मतलब एक तरह से अटेम्प्ट ही किया गया, पूरी तरह से कुछ हुआ नहीं, कि इन्होंने ओपन कंपटीशन कराने का सोचा, ठीक है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एंट्री के लिए, कि हम इंडियंस को भी लेंगे, पर ये सिर्फ अटेम्प्ट हुआ था। यहाँ पे जो ब्रिटिश मतलब यूके में जो बैठी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां से ओपोजिशन आई इस एक्ट को लेके, तो ये कभी हो नहीं पाया 1833 के अंदर, ठीक है। ये आगे होगा 20 ईयर लेटर 1853 एक्ट के अंदर, ठीक है। तो 1833 के क्या क्या प्रोविजंस हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक, इसको सिविल प्लस मिलिट्री और प्लस रिवेन्यू ये सारी पावर्स इसको दे दी, ठीक है। और दूसरा प्रोविजन है, इस एक्ट से पहले जो एक्ट आए उनको रेगुलेशंस बोल लेंगे, और इस एक्ट के बाद जो एक्ट आए उनको एक्ट्स बोल लेंगे, ठीक है। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी पावर बढ़ा दी ओवर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी की तरह बंद कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह उसको काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए भी अटेम्प्ट किया, पर ये हुआ नहीं है, ठीक है। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो भाई, मुझसे मिस्टेक हुई है तो थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक कौन किसके प्रोविजन में हुई है। 1853 है ना, 1853। देखो, हम 1773 के में पढ़ते आ रहे हैं कि 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को के सबोर्डिनेट में बनी थी 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर काउंसिल, ठीक है। अब इन्होंने न्यू 6 मेंबर ऐड कर दिए इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल न्यू 6 मेंबर ऐड हुए इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। टोटल देखो, एक तो हमारा गवर्नर जनरल ही है, प्लस में 4 1773 के एक्ट में आए थे, प्लस 6 हमारे 1853 के एक्ट में आए हैं, ठीक है। अब इन्हीं को मिला के इसने बोल दिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कब फॉर्म हुई थी, 1853 के एक्ट के अंदर। ये हमारे पास पहले ही थे एग्जीक्यूटिव में, 6 और ऐड कर दिए,
ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई। दूसरा इसका प्रोविज़न है, इसने जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, इनको अलग-अलग कर दिया। है ना? लेजिस्लेटिव तो पता है ना कि जो लॉज़ बनाते हैं, ठीक है? मेक लॉज़ एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉज़। ठीक है? हम अभी पॉलिटी में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़ते हैं, है ना? तो 1853 के एक्ट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है? और 6 मेंबर न्यू ऐड कर दिए। ये हो गए 2 प्रोविजंस 1853 के एक्ट के। थर्ड हमारा प्रोविजन क्या है? देखो, जो हमारा 1813, देखो हमने पढ़ा था ना कि 1813 के एक्ट में 1833 के में 1833 के में हुआ था ना, 1833 में तो कुछ 13 में तो कोई लेना देना नहीं है सिविल सर्विस का। 1833 के एक्ट में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इसका अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपोज कर दिया था। ठीक है, तो 1853 में इसके लिए काम किया गया। ठीक है, तो एक ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये फॉर्म हुआ, ठीक है, एक तरह से फॉर्म हुआ। और इसके लिए कौन सी कमेटी फॉर्म हुई? मैकॉले कमेटी। ये पढ़ते हैं ना कि मैकॉले कमेटी किससे रिलेटेड है, वन डे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि एजुकेशन से रिलेटेड है मैकॉले कमेटी। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज, यहाँ पे हो ही गया था ओपन कंपटीशन। ठीक है,